नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट हैं मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान। इसके अलावा जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरी सहयोगी नुपुर हैं जो कि बताएंगी आज बाजार में कारोबार कैसा हुआ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं आज के बाजार का हाल। तो वीकली एक्सपायरी का दिन था, बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा टूटकर 62,918 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक गिरकर 18,688 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 544 अंक टूटकर 43,444 के लेवल पर बंद हुआ। आइए अब समझते हैं कि बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। हमारी सहयोगी नुपुर से। एक्सपायरी का दिन था, कमजोर क्लोजिंग के साथ बंद होते हुए दिखे बाजार। बैंक निफ्टी में ज्यादा कमजोरी थी, निफ्टी के कंपैरिजन में 44,000 का जो लेवल है वो तोड़ता हुआ दिखा और वहां से 500 पॉइंट गिरकर 43,400 के आसपास आपको बैंक निफ्टी बंद होते हुए नजर आया। हालांकि निफ्टी में भी आज गिरावट थी, यहाँ पर भी आखिरी के घंटों में गिरावट दिखी गई थी। वहां पर भी देखा कि 18,680 के आसपास आपको क्लोजिंग नजर आई है। कहाँ से सपोर्ट था? फार्मा और FMCG के काउंटर से, जहाँ से थोड़ा सपोर्ट आते हुए दिख रहा था। हालांकि जो बेस थे वो हावी होते हुए दिखे बुल्स की तरफ। लूजर्स में PSU बैंक से कोई सहारा नहीं मिलता हुआ नजर आया। इनफैक्ट जो लार्ज बैंक है उनमें भी आज गिरावट थी, मुनाफा वसूली नजर आई, जिसके चलते बैंक निफ्टी में आज ज्यादा गिरावट थी। रियल्टी के भी काउंटर्स थे जहाँ पे हुई है आज मुनाफा वसूली। निफ्टी के काउंटर्स आपके लिए पुल अप करते हैं जहाँ पे खरीदारी आज नजर आई। अपोलो हॉस्पिटल के सारे स्टॉक्स आज फोकस में थे। JP मॉर्गन ने जो कवरेज इनिशिएट किए उसके चलते यहाँ पे 4% का बड़ा मूव आते हुए नजर आया। डीवीज लैब, डॉक्टर रेडीज और सिप्ला की भी बात करें तो 2 से 3% का बड़ा मूव आपको यहाँ पर भी दिखा। लूजर्स की लिस्ट में हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक, विप्रो और SBI के काउंटर थे जहाँ पे आज मुनाफा वसूली हुई है, जिसके चलते दबाव आज के मार्केट में नजर आ रहा था। लेकिन इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा फार्मा के स्टॉक्स थे जहाँ पे आज अच्छी खरीदारी चल रही थी। नेक्टर लाइफ साइंसेज, पॉलीमेडिक्योर, मोर्पेन लैब्स, यहाँ पे आपको बड़े गेन्स आज के दिन नजर आए। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स फोकस में थे। PSU बैंक्स लूजर की लिस्ट में आपको नजर आएंगे। PNB, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यहाँ पे 2 से 2.5% का आपको कट नजर आया था। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में भी देखे तो काफी सारे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज मूवमेंट बना हुआ था। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज 20% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। HEG, EKI एनर्जी, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी देखे तो बड़े गेन्स के साथ आज कारोबार होता हुआ नजर आया। लेकिन स्पर्धा स्फूर्ति जो खबर आ रही थी उसके चलते 5% का कट यहाँ पर भी दिखा। कार ट्रेड, प्रेसिडेंट एस्टेट, किर्लोस्कर, फेरोस में भी देखे तो आपको 4.5% का कट नजर आएगा। तो एक्सपायरी का दिन था, कमजोरी के साथ बाजार बंद होते हुए देखिए। बैंक जो निफ्टी बैंक है वहां पे निफ्टी के कंपैरिजन में आज ज्यादा कमजोरी। और आइए अब आज के खास एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत जी, समझना चाहेंगे आपसे बाजार के आगे आने वाले लेवल्स आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी के दिन हमने बाजार में आज गिरावट का दौर देखा। गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, वैसे अगर इस मार्केट को देखें तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स के करीब आने के बाद इसमें कुछ करेक्शन हुआ है। तो पॉसिबल है कि शायद हम थोड़ा और करेक्शन देखें। 18,500 550 के करीब तक शायद मार्केट जा सकता है करेक्ट होके, और उन लेवल्स के करीब मार्केट में बढ़िया सा सपोर्ट भी है। इनफैक्ट करेक्ट अगर होते हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केट थोड़े से ओवरबॉट हुए थे। तो थोड़ा सा अगर कुछ पोजीशन अगर हल्का होता है तो ये मार्केट के लिए हेल्दी रहेगा। बट बेसिक जो ट्रेंड है मार्केट का वो अभी भी बाय ऑन डिप्स का है, और हमें लगता है कि आज बैंक निफ्टी में करेक्शन हुआ है, हेल्दी है। शायद बैंक निफ्टी भी यहाँ से 43,000 या 42,800 के लेवल्स अगर दिखाता है तो ये भी कंप्लीटली करेक्ट होगा। तो एक बात तय है कि इस हफ्ते में इनिशियली थोड़ा सा मार्केट में एक प्रेशर बनेगा। 17,000 18,800 के ऊपर जाना मुश्किल है, और वैसे ही 18,500 में बढ़िया सपोर्ट है, तो उन लेवल्स के करीब पोजीशंस बनाए। और बैंक निफ्टी में 43,000 से लेकर 43,000 से लेकर 42,800 के रेंज में लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। ओके, तो ये रही बैंक पर आए श्रीकांत जी की तरफ से। श्रीकांत जी, पोजिशनल ट्रेड लेना हो इस बाजार में तो कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे? तो
तो देखिए पोजिशनल अगर ट्रेड लेना है इस मार्केट में तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो एक्टिविटी बन रही है मार्केट में वो फार्मा स्टॉक्स में बन रही है और आज के दिन में जो अच्छी क्लोजिंग आई है किसी फार्मा स्टॉक की तो वो है लुपिन लेबोरेटरीज। आफ्टर लॉन्ग टाइम इसने वापस 830 835 के लेवल्स को रीगेन किया है और अगर इसके ओवरऑल ट्रेंड को देखें तो इसमें एक कंसिस्टेंट अप ट्रेंड बना हुआ है जो स्टॉक को शायद यहाँ से आने वाले कुछ महीनों में 1050 तक लेके जा सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि शायद ये पोजिशनल बेसिस पे अगर मैं खरीदता हूँ, तो कम से कम 890 से लेकर 900 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से लुपिन लेबोरेटरीज को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें 800 रुपए के करीब का। ओके, तो पोजिशनल व्यू लुपिन में रखने की सलाह श्रीकांत जी दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक आपकी पसंद है श्रीकांत जी? तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो इन लेवल्स पे हमें इंडिगो अच्छा लग रहा है और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि क्रूड के दामों में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी बन चुकी है। $70 के नीचे नहीं जा रहा है, 80 के ऊपर नहीं जा रहा है और अगर आप डोमेस्टिक सेल्स को देखें तो वो कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है। और अगर देखा जाए तो एक ही एयरलाइन है कि जिसके ऊपर हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि इन लेवल से इंडिगो को लॉन्ग करके चले जो 2420 2430 के करीब है। सो फ्रॉम 2420 2430 ये स्टॉक अगर वापस रैली करने निकलता है तो 2700 या 2800 के भी लेवल्स दिखा सकता है, जो डिसेंट 15 से 20% की अपसाइड नजर आती है। फंडामेंटली भी अगर आप देखें तो कई सारे ब्रोकिंग फर्म के जो एवरेज कंसेंसस टारगेट्स है वो 2800 के करीब के हैं और यहाँ पे अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो हम 2300 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड बनाना है। बट अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे लगता है कि इन दामों से भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह आ रही है श्रीकांत जी की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ दर्शकों से बात करें। जयपुर से कमल कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। कमल जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम मेरे पास है ना ये आरबीएनएल का शेयर है जिसकी मैंने 74 रुपए में बाइंग प्राइस थी मेरी, आपकी 66 शेयर है। तो मैडम आगे इसमें क्या करने का विचार मैडम, ये आगे जाएगा कि शेयर नहीं जाएगा मैडम, ये बताइए। इसको मैं होल्ड करूँ या सेल करूँ? बाइंग प्राइस 74 बाइंग प्राइस 74 है आपकी? हाँ 74 ओके, काफी अच्छे लेवल्स पर एंट्री इनकी। ओके, काफी अच्छे लेवल्स पर एंट्री है। 42,000 का मुनाफा भी अच्छा है इनके पास। श्रीकांत जी क्या करें, मुनाफा तो अच्छा है इनके पास। कमल कुमार जी आपने जो खरीदारी की है वो मैं कह सकूंगा कि एक राइट लेवल पे आपने खरीदा है और स्टॉक में अच्छी तेजी भी बनी है। ऑलमोस्ट वहां से स्टॉक मैं कह सकूंगा कि 70-80% ऊपर आ चुका है, तो काफी अच्छी खरीदारी है। मैं कहूंगा कि आप आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसकी आधी क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो सो दैट आपका कॉस्ट और कम हो जाएगा और फिर आप इसे पोर्टफोलियो में रख लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में हमें लगता है कि ये जो रेल के ऊपर काफी बड़ा स्पेंडिंग होगा और इसका बेनिफिट आरबीएनएल को डेफिनेटली मिलेगा। तो आप आपके कॉस्टिंग को कम करके बाकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आप बने रहे। आपके स्टॉक पर रही राय श्रीकांत जी की तरफ से। अहमदाबाद से वीके राव से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा तो हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी का है। तो मेरे पास 300 शेयर्स है। ओके। 10 साल हुआ है लेके, अभी क्या करूं? ओके, बाइंग प्राइस बताएंगे सर? अराउंड 180 रुपीज मैडम। 180 रुपीज। और 10 साल पहले लिए थे आपने शेयर? 10 साल हो गया। 10 साल इन्होंने स्टॉक को दिए हैं। 7,000 का मुनाफा इन्हें अभी है। अभी और कितना इंतजार करना चाहिए इन्हें श्रीकांत जी? तो देखिए मुझे लगता है कि 10 साल के बाद या 12 साल के बाद अभी जाके इसमें एक पैटर्न डेवलप हो रहा है और हमें लगता है कि ये ग्रेजुअली स्टॉक वापस एक बार वैसे देखा जाए तो 300-310 के करीब जा सकता है। बट चूंकि आपकी इन्वेस्टमेंट 100 रुपए या 110 रुपए के करीब की है और अभी आपको यहाँ पे अच्छा मुनाफा मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि आप इसमें से निकलिए, बिकॉज ये जो स्टॉक है वो वॉलेटाइल स्टॉक है, साइक्लिकल स्टॉक है और साइक्लिकल स्टॉक्स में अगर किसी भी रीजन से अगर इकोनॉमी के ऊपर कोई भी अगर कोई प्रेशर बनता है तो ये स्टॉक वापस करेक्ट हो जाएगा और जो जो आपको वापस आपके मुनाफे में लॉस करा सकता है। मेरा कहना ये है कि आप इसमें से एग्जिट कीजिए और आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीद सकते हैं, जहां पे आपको रिटेल का भी पोर्टफोलियो मिलेगा, टेलीकॉम का भी पोर्टफोलियो मिलेगा और साथ ही साथ ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग का भी आपको इसमें पोर्टफोलियो मिलेगा। तो
करंट लेवल से इसे बेच सकते हैं आप और रिलायंस इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हो सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये स्टॉक जहां पर खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं, यही आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान की राय है। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं, एक मिनट, हाँ हमारे साथ हैं करनाल से अजय जी। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? या हेलो मैम, गुड इवनिंग श्रीकांत सर। एक्चुअली मेरे पास जायडस लाइफ साइंस है 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 515। हालांकि देयर इज अ गुड मोमेंटम इन जायडस लाइफ, लेकिन अभी स्टिल क्या है, मतलब मुझे होल्ड करना चाहिए और या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फर्दर आई कैन एक्यूमुलेट? तो श्रीकांत सर से ये है। एंड वन मोर थिंग अबाउट महिंद्रा हॉलीडेज, शॉर्ट टर्म में क्या व्यू है सर महिंद्रा हॉलीडेज के लिए? तो ये दो क्वेरी। बिल्कुल, जायडस लाइफ साइंस में तो इन्हें मुनाफा अच्छा है, तो इस मुनाफे के साथ इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए श्रीकांत जी? तो देखिए जायडस लाइफ साइंसेस आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वापस अपने लोअर लेवल से रिकवर करते हुए ऊपर आ रहा है। कोविड के वक्त इसके दाम कुछ 650-700 के करीब के थे, वहां से लगातार गिरते गिरते 300 रुपया हो गया था और अभी वापस इसमें रिकवरी बनी है। लेकिन अगर आप इसके ओवरऑल प्रोडक्ट पाइपलाइन को अगर आप देखते हो और इसके ओवरऑल जॉइंट वेंचर को देखते हो विद जायडस, मुझे लगता है कि इस कंपनी में और भी एक काफी सारा दम है और आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में हमें लगता है कि इसमें और भी आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी के ओवरऑल बैकग्राउंड को देखें तो इसमें सेकंड जनरेशन ऑलरेडी एंटर कर चुका है, जो हमें लगता है कि इसके लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म में मैं कहूंगा कि मार्केट के साथ थोड़ी सी एक्टिविटी में, अगर मार्केट में करेक्शन आए तो इसमें भी करेक्शन आ सकता है, बट चूंकि आपकी कॉस्टिंग काफी नियर बाय की है, 515 या 520 की है, मैं कहूंगा कि आप इसमें बने रहिए। कम से कम 650 के लेवल्स हमें लगता है कि कुछ महीनों में आप हासिल कर सकते हैं। महिंद्रा हॉलिडे रिसॉर्ट की अगर बात करें तो मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल स्पेस में एक्टिविटी बनी है और अगर आपको यहाँ से 6 से 12 महीने का अगर व्यू है तो आप बिल्कुल करंट लेवल से भी खरीदें, कुछ करेक्शन आता है तो और खरीदें, बट इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए और मुझे लगता है कि इसमें अच्छे रिटर्न्स आपके बन सकते हैं। चलिए, आपके स्टॉक्स पर आए रही हमारे एक्सपर्ट की तरफ से पलवल से सुनील जी से भी आप बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए सर कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैम, मेरा एक टाटा पावर, मेरा 850 शेयर है, 850 शेयर है 214 के रेट से। और मैडम एक पीएनबी है, वो 55 के रेट से 1750 शेयर है। तो मेरे दोनों में लॉन्ग टर्म का नजरिया है मेरा मैम। ओके, टाटा पावर और पीएनबी दोनों लॉन्ग टर्म के नजरिए के स्टॉक। सर कैसे लगते हैं आपको ये स्टॉक्स? बिल्कुल, तो देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पावर सेक्टर में आफ्टर लॉन्ग टाइम तेजी बनी है, बट ये तेजी ऐसी ही धीरे धीरे बनेगी और काफी स्लोली हम इन सभी स्टॉक्स में एक तेजी देखेंगे। तो आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा क्योंकि आपने जो स्टॉक चुना है वो लॉन्ग साइक्लिकल वाला स्टॉक है, जिसमें टाइम लगता है उभरने के लिए। बट जैसे भी इंडिया का ओवरऑल फोकस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बनते जा रहा है, सबसे पहला अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट अगर देखने को मिलेगा तो वो पावर है। और आपने देखा होगा कि पावर कंजम्पशन काफी जोर से बढ़ा है। इनफैक्ट इस बार के आईआईपी नंबर्स भी अगर आपने देखे होंगे तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी उभर के आया था। तो ये ओवरऑल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे पावर में तेजी बनेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये कम से कम 255-260 के जो इसके हमेशा के जो एक लेवल्स आते हैं उन लेवल्स तक ये जा सकता है। वहाँ पे आप आपके पोजीशंस को थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर आप पीएनबी की बात कर रहे हो तो मैं ये कहूंगा कि पीएनबी से आप एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक वैसे थोड़ा सा रुका हुआ है। और अगर आप इसके इन्वेस्टमेंट्स अगर आप किसी एचडीएफसी बैंक या मैं कहूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर शिफ्ट करते हो तो मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग रन ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो अच्छा विकल्प एचडीएफसी बैंक है जो करंट लेवल पे करेक्ट हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इसमें मर्जर भी तय है। जी, तो ये रही रहा है आपके दोनों स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट की ओर से। भागलपुर से आशीष कांत प्रसाद से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ जी मैडम, हमारे पास यूको बैंक का 30,000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 28.77 पैसे और 5,000 स्टॉक हमारा 190 के भाव का बैंक ऑफ बड़ौदा है। हेलो, ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा की क्या खरीद है आपकी? 189। ओके, और 35 ठीक है, दो स्टॉक्स आपके पास? अडानी इंटरप्राइजेस के हैं एट द रेट ऑफ 1900। एट द रेट ऑफ 1900।
ओके, ठीक है। 3 स्टॉक अदानी एंटरप्राइज में तो अच्छा मुनाफा है, 1900 की इन्होंने का इनका भाव है जो हम देख पा रहे हैं अभी इस शेयर को। इनफैक्ट अलावा इसके बैंक ऑफ बड़ौदा है इनके पास और यूको बैंक के 30,000 शेयर। सर, शुरुआत यूको बैंक से करते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यूको बैंक जो अभी करंटली 26 साढ़े 26 के करीब ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे अभी भी आपका कुछ जो नुकसान हो रहा है वो काफी कम है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं और आपके ये जो जितने भी फंड्स आएंगे उसे आप किसी स्टॉक में आप उसे निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि ये यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे वो फार्मा स्टॉक्स में आएंगे और हॉस्पिटल स्टॉक्स में हमें लगता है कि यहाँ से मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो करंट लेवल से मुझे लगता है बिल्कुल यूको बैंक में से तो आप बिल्कुल एग्जिट कर लीजिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें तो 190 के करीब आपने जो लिया है वो 190 इसकी फेयर वैल्यू है और जैसे ओवरऑल प्रेशर बना है बैंक स्टॉक्स में तो मुझे लगता है थोड़ा करेक्ट और हो सकता है। इनफैक्ट आप यूको बैंक के भी फंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा में लगा सकते हैं। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा अगर 175 177 के करीब अगर आता है तो आपका वो इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा हो जाएगा। और अदानी एंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो मैं कहूंगा कि अभी भी ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो न्यूज फ्लो के अंडर है तो थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। तो आपकी खरीदारी वैसे देखा जाए तो काफी डीप इन द मनी की है, तो आप उसी पर्टिकुलर कॉस्ट का स्टॉप लॉस बना के इसमें बने रहें। जी, तो ये रही आपके स्टॉक्स पर आए और अगले कॉलर से बात करें। इस वक्त हमारे साथ हैं गुरुग्राम से महेश जी। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैम मेरे पास HDFC बैंक के 30 शेयर है, 1601 रुपए की बाइंग है, क्या व्यू रहेगा? 1300 रुपए की बाइंग? नहीं, 1601 रुपए की मैम। अच्छा, 1601 रुपए की बाइंग है। ओके सर, HDFC बैंक 1601 रुपए की बाइंग, क्या करें? तो देखिए HDFC बैंक तो बिल्कुल हमें होल्ड करना है और इनफैक्ट 1700 साढ़े 1700 के करीब ये ट्रेड कर रहा था, वहां से भी लगातार गिरते गिरते 1580 के करीब आया है। आप लंबी अवधि का नजरिया रखिए तो आपके रिटर्न्स काफी अच्छे दिखेंगे। शॉर्ट टर्म में चूंकि काफी सारे इसमें न्यूज फ्लो बन रहे हैं कि मर्जर के वक्त इसमें कुछ फंड्स को अपने पोजीशंस को कम करना पड़ेगा, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप कुछ 5% जितना करेक्शन शायद देख भी सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स है इन लेवल से काफी अट्रैक्टिव है इन्वेस्टर्स के लिए और अगर एफआईआईज अपनी खरीदारी अगर इस मार्केट में बढ़ाते हैं तो उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, वो सबसे पहले बैंक स्टॉक्स में आते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी हम तेजी देख सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप इसमें बने रहें। जी, HDFC बैंक में बने रहने की सलाह श्रीकांत जी की तरफ से। नागपुर से राहुल जी से सवाल लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम, मुझे ये पूछना था, मुझे एम्फेसिस का फ्यूचर है मेरा 1920 के इसमें जून का। हेलो, और एक दीपक नाइट्राइट में अभी ये लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? तो इस पे सवाल था मेरा। ओके, एम्फेसिस सर जून का फ्यूचर है क्या? और दीपक नाइट्राइट में क्या अभी सही समय है पैसे डालने का? तो देखिए अगर एम्फेसिस VFL की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये वैसे देखा जाए तो काफी करेक्ट हो चुका है, बट चूंकि आपने FNO में लिया है तो आपको कोई ना कोई एक स्टॉप लॉस बनाना काफी जरूरी है, क्योंकि ये FNO का मार्केट है और अगर गिरता है तो बड़े लॉट पे बड़ा लॉस भी होता है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, मैं कहूंगा इस पर्टिकुलर फॉल का जो एक लोएस्ट पॉइंट बना था 1840 1840 का आप स्टॉप लॉस रखें आपके ट्रेडिंग पोजीशन के लिए। उसका रीजन यही है कि अगर कुछ भी दिक्कतें अगर मार्केट में आती है तो सबसे पहले IT स्टॉक्स करेक्ट होते हैं और अगर यहाँ से अगर कोई तेजी बनती है तो इनमें जो परफॉर्मेंस जो बीटा होता है वो काफी कम है, काफी लो है। तो मैं यही कहूंगा कि 1840 का स्टॉप लॉस रखें और आपके अगर कॉस्ट के नजदीक आता है तो आप इसमें से एक बार एग्जिट कर लीजिए। आप ट्रेंडिंग सेक्टर को पकड़िए, आई थिंक वो ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि जो आपने दूसरा स्टॉक बताया था कि दीपक नाइट्राइट, तो दीपक नाइट्राइट में ऐसा है कि करंट लेवल्स पे जो भी केमिकल के प्राइसेस है उनमें काफी उतार चढ़ाव बना हुआ है क्योंकि चाइना मार्केट से कुछ डंपिंग भी हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये दीपक नाइट्राइट अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का अगर इरादा है तो आप इसमें बिल्कुल इन लेवल्स पे खरीदें। हमें लगता है कि ये पूरे फॉल का जितना भी एक पुल बैक है वो पुल बैक कंप्लीट करने आने वाले दिनों में आ सकता है, जो तकरीबन 2600-2700 के करीब का हो सकता है।
तो इन्वेस्टमेंट के व्यू से बिल्कुल दीपक नाइट्राइट करंट लेवल से खरीद सकते हैं। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ है। सुमित जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका शो में। कल के बाजार में कहाँ मौके नजर आ रहे हैं आपको? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के बाजार में दो अपॉर्चुनिटी है। एक अपॉर्चुनिटी तेजी की तरफ की है, एक अपॉर्चुनिटी मंदी की तरफ की है। तो जो तेजी की तरफ का है वो फार्मा स्टॉक है डिवीज लैब। डिवीज लैब में 3600 वाला कॉल, 3600 का कॉल 70 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना है 50 रुपए का और ऊपर में टारगेट 90 से 100 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो डिवीज लैब का 3600 का कॉल खरीदारी करे 70 के आसपास, स्टॉप लॉस 50, टारगेट 90 से 100। दूसरा जो स्टॉक है वो है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में 580 का पुट लेने का सलाह रहेगा। स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन था, इसके लिए 580 का पुट 12 रुपए के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 8 रुपए का इसके नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट ऊपर में 16 रुपए से लेके 20 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो एचडीएफसी लाइफ के 580 के पुट में खरीदारी करें 12 के आसपास, 8 के स्टॉप लॉस से 16 से 20 के टारगेट के लिए। जी, तो ये रही दो ऑप्शन स्ट्रैटेजी सुमित बगड़िया की तरफ से। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आपका। श्रीकांत जी, आपकी नजर में इंट्राडे के लिए कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल, तो देखिए अगर इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है तो मुझे लगता है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स BHEL जो 84-85 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन हो रहा है और एवरेजेस के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एक बार 90 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है। तो भारत हेवी को लॉन्ग करे और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे अराउंड 83 रुपीज का। तो 83 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है 90 रुपए के टारगेट्स के लिए। BHEL को खरीद के चले। BHEL में खरीदारी की सलाह इंट्राडे की तरफ से के परिप्रेक्ष्य में ये जो पसंद है ये है हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए।